नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है उसके बाद यह क्लियर हो गया है कि अमित शाह और योगी के बीच में जो एक लड़ाई चल रही है, बड़े लंबे समय से जो एक कोल्ड वार चल रही है, वो अब नए लेवल पर पहुंच गई है। पहले तो यूपी में जो प्रेसिडेंट बनाए गए उनको लेके बहुत सारे तमाशे हो रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि वो योगी के पसंद के नहीं है। अमित शाह ने अपना आदमी वहां पर बिठा दिया है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का आता है बयान। उनका कहना है कि एसआईआर जो हुआ है उसमें 4 करोड़ लोगों के नाम कट गए हैं। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। अंदाज लगाइए कि ये पहले व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जिन्होंने एसआईआर के ऊपर सवाल उठाया है। अभी तक जहां एसआईआर हो रहा है, चाहे बिहार में या कहीं भी, वहां भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन कर रही है। अभी 2 दिन पहले संसद के अंदर अमित शाह चीख चीख के, मुट्ठी तान तान के एसआईआर का समर्थन कर रहे थे। सारे लोग एसआईआर का समर्थन कर रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर का विरोध करके, एसआईआर की मुखालिफत करके बिगुल बजा दिया है अमित शाह के सामने। ये जो सवाल उन्होंने रखा है, यह सवाल कोई कांग्रेस से नहीं रखा है, यह सवाल चुनाव आयोग से भी नहीं रखा है। समझिए इस बात को बहुत क्लियर कि यह सवाल सीधे सीधे अमित शाह के ऊपर निशाना है। पहले तो यह कहना कि एसआईआर ढंग से नहीं हुआ है और इसमें 4 करोड़ लोगों के नाम छूट गए हैं, यह अपने आप में एक विस्फोट था। और उसके बाद यह कह देना कि इनमें से 80 से 85% भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एसआईआर का पूरा खेल जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हो रहा है, क्या यूपी में उल्टा चल रहा है? क्या अमित शाह चाहते हैं कि यूपी में अगला विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ हार जाए, भारतीय जनता पार्टी हार जाए? यह सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन है बहुत बड़ी बात। देखिए, अगर अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जीत जाते हैं और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने में सफल हो जाते हैं, तो अमित शाह के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचना लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा सोचिए, अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं तो अमित शाह क्या कहेंगे? अमित शाह कहेंगे कि देखिए, लोकसभा में हारे, लोकसभा में समाजवादी पार्टी नंबर 1 बन के उभर गई, हमारी सीटें कम हुई, और उसके बाद विधानसभा में फिर चुनाव हार गए। योगी आदित्यनाथ अब पब्लिक को पसंद नहीं है, योगी आदित्यनाथ अब बड़े नेता नहीं रह गए हैं, उनको किनारे लगाया जाना चाहिए। देखिए, यहां पर कुछ बातें समझिए। आदित्यनाथ जो हैं वो चौहान साहब नहीं है, शिवराज सिंह चौहान नहीं है। शिवराज सिंह चौहान बेचारे चुनाव जिताते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, केंद्र में मंत्री बना दिया जाता है, जहर का घूंट पीते हैं और खामोश रहते हैं। पुराने टाइप के नेता हैं, अनुशासित नेता हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं और वो चुपचाप अपना समय आने का इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं। लेकिन आदित्यनाथ को जो लोग जानते हैं, और मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूं, उनकी शुरुआत से लेकर अभी तक का पूरा खेल देखा है मैंने। आदित्यनाथ के बारे में बहुत कम लोगों को याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह करके इन्होंने अपना अलग दल बना लिया था, अपनी अलग पार्टी बना ली थी, अलग से चुनाव लड़ा था। पिछली बार भी जब विधानसभा चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले वाला, और मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा इसकी लड़ाई चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे बड़े नेता इनको, यानी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। उसमें अमित शाह भी थे। अमित शाह कभी नहीं चाहते थे कि आदित्यनाथ इतने मजबूत हो कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करें। लेकिन उस समय भी आदित्यनाथ की तरफ से अंदर अंदर से यह धमकी आई थी कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो मैं अपने विधायकों को लेकर बीजेपी से अलग हो जाऊंगा, और ऐसे में बीजेपी की सरकार बन ही नहीं पाती।
तो योगी आदित्यनाथ ने धमकी देकर अपनी ताकत दिखाकर मुख्यमंत्री का पद हासिल किया था और दूसरी बार जब वो जीत के आते हैं तब तो अमित शाह के पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं। बदला लिया गया लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने अपनी पसंद के उम्मीदवार खड़े किए, अपने हिसाब से प्रचार तय किया, अपने हिसाब से सब कुछ किया। योगी आदित्यनाथ अड़ के बैठ गए, अड़ के ऐसा बैठ गए कि आप सोचिए स्मृति ईरानी का प्रचार करने भी नहीं गए। फाइनली नतीजा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी की सीटें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आई। अयोध्या जैसी सीट पर, अमेठी जैसी सीट पर, जिन सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा था, ऐसी तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारती है। और जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारती है तो पहले आदित्यनाथ को घेरने का मामला हुआ, लेकिन आदित्यनाथ के अगल बगल वाले जो पत्रकार हैं उनसे पूरा परसेप्शन सेट कराया गया कि अमित शाह ने चुनाव लड़ाया था, इसलिए हारने की जिम्मेदारी भी अमित शाह की है। लेकिन फिर भी यह तो कहा ही जाएगा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते लोकसभा चुनाव में यूपी में भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से लोकसभा में उसको बहुमत नहीं मिला। हालत तो यह थी कि बनारस में भी मोदी जी बस जीत गए। शुरू में लगातार पीछे चल रहे थे, बाद में बस जीत गए। अब अमित शाह क्या ये नया खेल खेल रहे हैं एसआईआर के माध्यम से? ये आरोप सीधे सीधे आदित्यनाथ ने लगाया है। जब आदित्यनाथ कह रहे हैं 4 करोड़ वोट काट दिए गए, जब वो कह रहे हैं उसमें 80 से 85% जो काटे गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, यानी वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग यूपी में बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहा है और चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पर काम करता है, ये तो कोई छुपी हुई बात है ही नहीं। अमित शाह चुनाव आयोग के बारे में संसद में उछल उछल के, मुट्ठियां तान तान के भाषण देते हैं कि बिल्कुल सही काम चल रहा है, और उसके बाद आदित्यनाथ पलीता ये लगाते हैं कि यूपी में 4 करोड़ वोट कट गया, उसमें 80-85% भाजपा का है। तो ये चुनौती सीधे आदित्यनाथ की तरफ से अमित शाह को दी गई है और कहा जा रहा है कि आदित्यनाथ के इस गुस्से की वजह से ही, आदित्यनाथ की इस समस्या की वजह से ही, शिकायत की वजह से ही यूपी में 15 दिन और बढ़ाया गया है एसआईआर। अब इस 15 दिन में क्या अपने पसंद के लोगों को जुड़वा पाएंगे आदित्यनाथ, ये एक बड़ा सवाल है। अब जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब रस्साकस्सी चल रही है तो अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा के अंदर और अगली बार सरकार बनाने के लिए जान लगाएगी, वो इस पर मजा लेते। तो अखिलेश यादव ने एक लंबा ट्वीट किया और उस ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि जो 4 करोड़ मतदाता एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए, इसमें 85 से 90% भाजपा के वोटर हैं। इस बात का पहला मतलब तो यह हुआ पीडीए प्रहरी यानी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता चौकन्ने रहे, जिससे एसआईआर से भाजपाइयों का मनमाफिक जुगाड़ नहीं हो पाया। दूसरा यह मतलब हुआ कि वोटर लिस्ट में साक्ष्यों के अभाव में हटाए गए 85 से 90% भाजपा के निकले, मतलब सारी गड़बड़ी भाजपा के वोटर कर रहे थे। दरअसल यहां अखिलेश ने बड़ा इशारा किया है। हटाया किनको गया होगा? हटाया उनको गया होगा एसआईआर के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। जो यूपी में रह नहीं रहे होंगे, रह रहे होंगे बाहर, लेकिन यूपी में उनका नाम होगा, जिनका डुप्लीकेट नाम होगा, कई नाम होगा, जो गलत तरीके से मतदाता सूची में घुसने में कामयाब हो गए होंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये गड़बड़ियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बार ताकत लगाई थी, इसलिए इस तरह के गड़बड़ लोगों को बाहर निकाला गया है। अब देखिए, इस एक बयान से अखिलेश यादव ने लंबा खेल दिया है। अखिलेश यादव बयान बड़े खतरनाक देते हैं, उनके बयान को गौर से पढ़िए तो वो लंबा खेल खेलते हैं। आपने देखा बिहार के चुनाव में किस तरह से एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिन्हा, जिन्होंने कुछ दिन पहले दिल्ली में वोट दिया था, वो आकर बिहार में वोट देते हैं और कहते हैं कि अब मैं बिहार में सक्रिय रहूंगा। उन्होंने कहा कि हां, दिल्ली में मेरा वोटर लिस्ट में नाम था, मैंने कटवा के बिहार में करवा लिया, मैं बिहार में सक्रिय रहूंगा। लीगली देखे तो एकदम गड़बड़ मामला है। पहली बात तो यह कि आप जहां नौकरी करते हैं वहीं आपका नाम होना चाहिए, और दूसरी बात कि अगर कहीं और आप अपना नाम डलवा रहे हैं तो कम से कम 6 महीने से आपको वहां का लगातार निवासी होना चाहिए।
राकेश सिन्हा नौकरी करते हैं दिल्ली में और 6 महीने से लगातार बिहार के निवासी नहीं थे, फिर भी बिहार की वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने में सफल रहे। और राकेश सिन्हा तो बड़े आदमी हैं, इसलिए उनके नाम का प्रचार हो गया, वरना छोटे मोटे तो ढेरों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के ये काम किया था। हमने देखा था कि कैसे हिमाचल में वोट डालने के बाद दिल्ली में वोट डालने के बाद बिहार चले गए। ऐसा लगता है कि ट्रांसफरेबल मतदाता हैं, जैसे नौकरी में ट्रांसफर होता रहता है, इन वोटर्स का भी ट्रांसफर होता रहता है। हिमाचल से दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली से बिहार चले जाते हैं और कल को यूपी आ जाएंगे। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता मजबूत थे, इसलिए इस तरह के लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया। ये जो बीजेपी के वोटर थे जो गड़बड़ियां करके वोटर लिस्ट में घुसे थे, उनका नाम हमने नहीं घुसने दिया। अगर ऐसा हुआ है तो यूपी में आप समझिए बहुत मजेदार होने वाला है। इसके अलावा इनका कहना है कि इस पूरे खेल की वजह से भाजपा चुनावी रेस से बाहर हो गई है। अब ये तो विपक्ष के नेता हैं तो दावा करेंगे, लेकिन जो आखिरी बात उन्होंने कही है वो बहुत मजेदार और महत्वपूर्ण है। उसमें वो कहते हैं कि इससे एक बात और साफ हो गई है कि चुनाव आयोग द्वारा सत्ताधारी दल के नुकसान को देखकर ही 2 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है, लेकिन पीडीए प्रहरी एसआईआर में अब दोगुनी सजगता से काम करेंगे और किसी प्रकार की गड़बड़ी को नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग के अधिकारियों से हर एक पीडीए प्रहरी कहेगा तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। वही बात जिससे मैंने शुरुआत की थी कि ये जो 15 दिन का समय दिया गया है, ये जो 15 दिन का बढ़ाया गया है, गड़बड़ियां रोकने के लिए बढ़ाया गया है या फिर गड़बड़ियां करने के लिए बढ़ाया गया है? कहीं ये 15 दिन का समय इसीलिए तो नहीं बढ़ाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से गड़बड़ियां कर सके। जिन वोटर्स का नाम योगी आदित्यनाथ के हिसाब से कट गया है, उनमें से ज्यादातर का नाम जुड़वा सके। अच्छी बात है कि अखिलेश कह रहे हैं उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सावधान रहेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी सावधान रहना चाहिए और इस तरह की गड़बड़ियां नहीं होने देनी चाहिए। देखिए गड़बड़ियां तो जबरदस्त हो रही हैं। मध्य प्रदेश में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट का जो सत्यापन चल रहा है, वेरिफिकेशन चल रहा है, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। 4 नवंबर से शुरू हुआ है, 40 दिन हो गया है, लेकिन वोटर लिस्ट के अंदर खामियां जैसे के तैसे बनी हुई हैं। 55 जिलों में यह दावा किया जा रहा है कि 100% काम पूरा हो गया है, जनगणना जो पत्रक है उसको भरने का। फिर भी लाखों मतदाता ऐसे हैं जिनके रिकॉर्ड में उम्र, मां बाप का नाम, बच्चे का नाम, जेंडर, इन सब की तमाम गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं। आप सोचिए 20,42,589 यानी 20,42,579 वोटर्स ऐसे हैं जिनमें 6 से ज्यादा संतानें दर्ज हैं। 1 करोड़ वोटर ऐसे हैं, बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिसमें बाप का नाम मैच ही नहीं कर रहा है। इस तरह के आंकड़े एमपी से आए हैं। एसआईआर के नाम पर भाई साहब जैसा फर्जीवाड़ा इस देश में हो रहा है ना, उसको ठीक करने में ही बरसों लग जाएंगे। एसआईआर प्योर धांधली है, यह बात तो बिल्कुल सही साबित हो गई है। और मामला कोर्ट में पहुंचा है कर्नाटक में, जहां कांग्रेस की सरकार है। अलंद, आपको याद होगा, अलंद विधानसभा में ही राहुल गांधी ने वो घर दिखाया था जिसमें 250 से ज्यादा वोटर्स रहते हैं। चुनाव आयोग के हिसाब से 1 BHK का भी घर नहीं था, 1 कमरा था और किचन था जिसमें दिखाया गया था 250 लोग रहते हैं। और जब वहां पहुंचा गया तो मालूम चला कि एक बंदा रहता है और उस बंदे का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। और यह भी पता चला कि वो घर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है। उस मामले में 22,000 पन्नों की चार्जशीट एसआईटी ने दाखिल की है और इसमें जो पूर्व भाजपा विधायक हैं उनको अभियुक्त नंबर 1 और यानी कि आरोपी नंबर 1 और उनके बेटे को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। जो चार्जशीट है उसमें कहा गया है कि सुभाष गुट्टेदार जो एक्स एमएलए हैं बीजेपी के, उनके बेटे और जिला पंचायत के मेंबर हर्षानंद गुट्टेवार और साथ में 5 और लोगों ने मिलकर यह पूरा खेल खेला था। इन पर आरोप है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले कलबुर्गी जिले के अलंद विधानसभा क्षेत्र के 5,994 वोटर्स का नाम हटवा दिया था। यह हम आपको डिटेल में बता चुके हैं कैसे यह लूप होल छोड़ा हुआ है चुनाव आयोग ने कि कोई और आपका नाम हटवा सकता है। और आपने देखा कि झारखंड में कैसे एक रैकेट चल रहा था जो बेंगलोर के और अलंद के और कर्नाटक के वोटर्स का नाम हटवाने के लिए अपने फोन नंबर का यूज कर रहा था। ये जो साजिश रची गई थी इसमें कलबुर्गी के एक डेटा सेंटर के 3 ऑपरेटर थे, अकरम पाशा, मुकरम पाशा और मोहम्मद अशफाक।
और पश्चिम बंगाल के बापी आद्या साहब एक थे। इन लोगों ने मिलकर यह पूरी साजिश रची। आद्या ने चुनाव आयोग की ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने के लिए ओटीपी बाईपास की सुविधा उपलब्ध कराई, यानी ओटीपी की भी जरूरत नहीं रह गई। चार्जशीट के अनुसार गुट्टेदार और उनके बेटे ने अकरम पाशा को उन लोगों का नाम हटाने के लिए रखा था जिन्होंने पिछली बार उनको वोट नहीं दिया था। कई जगह जब छापा पड़ा है तो उसमें एसआईटी को चुनाव आयोग के आधे जले हुए फॉर्म मिले जिनमें मतदाताओं के वोटर्स के नाम हटाए गए थे। एसआईटी से पहले इस मामले का जांच कर रही थी सीआईडी, और सीआईडी ने चुनाव आयोग से आईपी एड्रेस और पोर्टल की जानकारी मांगी थी, लेकिन 18 पेज का लेटर जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा था उसका कोई जवाब नहीं मिला। अकरम पाशा और उसके रिश्तेदार को एक वोट हटाने के लिए 80 रुपए दिए गए थे, यानी 6000 वोट हटाने के लिए 80 रुपए पर वोट दिए गए थे, और यह पूरा खेल रचा गया था। इसमें सबसे शर्मनाक यह है कि जब जानकारी के लिए चुनाव आयोग से बात की गई तो सहयोग करने की जगह उसने चुप्पी साध ली, कोई जवाब नहीं दिया। आप खुद सोचिए कि चुनाव आयोग ऐसे गंभीर मामले में जवाब क्यों नहीं दे रहा है? आपको नहीं लगता कि दाल में कुछ काला है? और यह दाल का कालेपन यूपी में योगी की सत्ता छीनने के लिए और योगी को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी से हटाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अमित शाह क्या प्लान कर चुके हैं कि उनको कैसे मोदी के बाद गद्दी पर बैठना है, और उस रास्ते में जो भी है सबको अलग अलग तरीके से किनारे लगाने की पूरी प्लानिंग के तहत ही यूपी के एसआईआर में योगी समर्थकों के नाम कटवाए गए हैं। ये एक बड़ा सवाल है, और सवाल हमने नहीं उठाया है, सवाल इनडायरेक्टली योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। देखते हैं चुनाव आयोग उसका जवाब देता है या फिर खामोश रह जाता है। आप बताइएगा आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। वीडियोस अच्छे लगे, ये बात अच्छी लगे और सवाल पैदा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारी मेंबरशिप लेकर हमको मजबूत करना चाहते हैं तो आप या तो ज्वाइन का बटन दबाइए, या स्क्रीन पर जो आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है आप उसको स्कैन कर लीजिए, और या फिर पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वहां से भी आप क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और हमारी आवाज को और मजबूत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.